हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं 1100 MCQs मैराथन सीरीज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसके ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। सो दिस इज द पार्ट फोर्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ड है यूपीएससी के अंदर डिफरेंट एग्जाम्स जो हुए हैं वहाँ से लिए गए हैं, और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम से वहाँ से ये कलेक्शन मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पार्ट फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात कर रहे हैं कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो कौन होता है? तो यहाँ पर वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके साथ में अगर जो हम बात करें, ये एक आपका फाइनल इंटरप्रिटेटर, ठीक है, फाइनल इंटरप्रिटेटर और प्लस आपका गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास ये पावर्स होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू रिव्यू एनी एक्ट। किसी भी एक्ट को वो रिव्यू कर सकता है ऑफ बेसिकली किसके एक्ट को ये रिव्यू कर सकता है एनी ऑफ द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर के किसी एक्ट को, या फिर एग्जीक्यूटिव के किसी डिक्लेरेशन को, और उसे डिक्लेयर कर सकता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे डिक्लेयर करके क्या कर सकता है, उसे नल कर सकता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कंडीशन कहानी कि भाई सपोज कर लीजिए, सिंपल सी बात है कि जो आपका पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया किसी के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा और किसी एजेंसी के द्वारा, कि ये जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है वो क्या है, वो अच्छा नहीं है, मतलब जो समाज के हितों में नहीं है। तो वहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के पास गई चीज़, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस लॉ को रिव्यू करेगी और उसे लगेगा कि जो लॉ बना है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो वायलेट करता है किसको, बेसिक स्ट्रक्चर को। किसको वायलेट कर रहा है यहाँ पर, बेसिक स्ट्रक्चर को। अब बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर को जो वायलेट कर रहा है उन्हें सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा अगर जो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देगा। ठीक है, तो मतलब वो वहीं पर खारिज हो जाता है। ठीक, तो अब ये जो यहाँ पर जो टर्म आया बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन पॉलिटी के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रॉम द केस ऑफ केशवानंद भारती की। केशवानंद भारती केस जो था, ठीक है, 1973 का, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को बेसिकली पहली बार कॉइन किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है, द राइट्स आर क्लेम टू द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट्स। मतलब जो है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है, इन चारों स्टेटमेंट्स में करेक्ट है। ठीक है, अब राइट्स जो है, राइट्स आर जो बेसिकली रूल्स ऑफ इंटरेक्शन है इसके बीच में, पीपल्स के बीच में। और अगर जो हम राइट्स की जो ये टर्म है पर्टिकुलरली राइट्स, इसकी डेफिनेशन की जब हम बात करें, सो इट इज़ डिफाइंड एज अ क्लेम ऑफ एन इंडिविजुअल दैट आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज एंड हर ओन सेल्फ दैट आर रीऑर्गेनाइज्ड बाय द सोसाइटी एंड द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके की डेफिनेशन टर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगी और उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Which principle among the following was added to the directive principle of state policy by the 42nd amendment। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 42nd अमेंडमेंट की, तो ये कब हुआ था, 1976 में। उसके अनुसार कौन सी चीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड है या प्रिंसिपल है यहाँ पर। ठीक है, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपली डीपीएसपी की। डीपीएसपी पार्ट 4A के अंतर्गत आता है,
नहीं सॉरी, पार्ट 4 क्या आता है, 4 क्या आता है, 4 के अंदर आता है, नॉट 4A इसको। ओके, पार्ट 4 के अंदर आता है डीपीएसपी आपका। पहली बात, आर्टिकल है 36 टू 51, और हमने बोरो कहाँ से किया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे हमने बोरो किया है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक बात। अब यहाँ पर क्या है, डीपीएसपी क्या काम करता है, इट वर्क्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है या फिर रिकमेंडेशन देता है। और रिकमेंडेशन ये किसको दे रहा है, ये दे रहा है लेजिस्लेचर को रिकमेंडेशन, एग्जीक्यूटिव को आपकी रिकमेंडेशन देता है या अपने सलाहें देगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, इन 3 मैटर्स में बेसिकली गवर्नमेंट को आइदर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ये अपनी रिकमेंडेशंस और अपनी एडवाइसेस बेसिकली प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो एडवाइस दे रहा है, दीज आर बेसिकली अ गाइडलाइन प्रिंसिपल्स। ओके, अब इस डीपीएसपी के अंतर्गत एक अमेंडमेंट हुई थी, जो कि कब हुई थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जैसा कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा था, 42nd अमेंडमेंट हुई थी। और उस अमेंडमेंट के तहत 4 चीज़ें ऐड करी गई थी, 4 थिंग्स आर एडेड, जिसमें से पहली थी, फर्स्ट जो थी वो थी आर्टिकल नंबर, आर्टिकल्स में लिखता हूँ इसे, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 ऐड किया गया था, जो कि कहता है जो कि कहता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ऐड करी गई थी, वो थी आपकी आर्टिकल 39A। ये बात करती है इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड्स के बारे में। ठीक है, मतलब इक्वल जस्टिस सभी को मिलना चाहिए, और जो है फ्री लीगल एड, मतलब अगर जो कोई व्यक्ति वकील हायर नहीं कर सकता, लॉयर हायर नहीं कर सकता, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्सन अपॉइंट किया जाए जो कि उसकी हेल्प करे। और तीसरी चीज़ यहाँ पर ऐड करी गई थी, वो थी आपकी आर्टिकल 43A। अब आर्टिकल 43A क्या है, ये है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, और फोर्थ चीज़ जो थी यहाँ पर वो थी 48A। तो ये 4 आर्टिकल्स बेसिकली यहाँ पर ऐड किए गए थे इन द डीपीएसपी के हिस्से के अंदर, और ये था आपका टू प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट को, और सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, तो ये 4 चीज़ें ऐड की गई थी। तो यहाँ पर देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज, सॉरी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ वुमेन्स और वुमेन, ये हिस्सा तो है, बट दिस इज नॉट एडेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट। तो यहाँ पर हमने जो बात करी थी पॉइंट नंबर 3 की, 43A आर्टिकल, दिस इज 43A। तो ये चीज़ आपकी ऐड करी गई थी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया है ऑप्शन नंबर बी। To uphold and protect the sovereignty integrity of the India is a provision made under. So this is the provision which is made under the fundamental duties. ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है, और यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज की, सो दिस इज रिटन इन द आर्टिकल 51A। इनिशियली 50 हमारे एट प्रेजेंट की हम बात करें, एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये है अब आर्टिकल नंबर 14 टू 35। ठीक है, दिस इज द आर्टिकल्स। डीपीएसपी है हमारे 36 टू 51 तक। प्रियम्बल, प्रियम्बल मूव होता है एज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसे अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, और इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत 3 वर्ड्स को जो है वो ऐड किया गया था। वो वर्ड्स थे हमारे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इन द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिंपली बात कर रहा है, अटेनमेंट ऑफ इक्वालिटी जो है वो रिक्वायर करती है कि सच दैट रिस्ट्रिक्शन और प्रिविलेजेस शुड बी ब्रॉट टू द एंड। मतलब जो एक प्रतिबंध होता था, कि प्रतिबंध है या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिलते हैं किसी पर्टिकुलर कास्ट को या पर्टिकुलर सोसाइटी को, उनको जब तक रोका नहीं जाएगा, उनको ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, इक्वालिटी को लाने के लिए प्रिविलेजेस को हमें क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करने की ज़रूरत है।
द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स। देखिए, वेलफेयर स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सीधा सा डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, अब डीपीएसपी का एम जो था वो यही था कि इस्टेब्लिश करना है एक इकोनॉमिकली एंड एज वेल एज सोशली, ठीक है, सोशली डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था डीपीएसपी का। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इस पॉलिसी या बेसिकली इस सेक्शन को जो बात कर रहे हैं डीपीएसपी की, इसका वही काम था जो हमने जैसे कि गाइडलाइन करना है, गाइडिंग करना है, गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करेगा फॉर द स्टेट टू कीप इन माइंड दैट while formulating the policies or the laws। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with reference to the Constitution of India that DPSP constitute limitation upon। देखिए, ये स्टेटमेंट लिखी गई हैं, मतलब दो पॉइंट लिखे गए हैं यहाँ पर, एक है लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। क्या यहाँ पर पूछा गया है कि डीपीएसपी के संदर्भ में या डीपीएसपी जो है वो आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन या फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इन पर क्या रोक लगाता है या कोई एक रोक बेसिकली लिमिटेशंस को सेट करता है, क्या क्या इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है, मतलब लेजिस्लेटिव पे लगाता है या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे लगाता है, ये चीज़ आपको बतानी है। अभी हमने कई सारे क्वेश्चंस के अंदर देखा कि डीपीएसपी जो है वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, और रिकमेंडेशंस देता है स्टेट को इन द लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में फॉर फॉर्मुलेटिंग द लॉज। ठीक है, और ये जो डीपीएसपी है आपका, दिस इज डीपीएसपी, और डीपीएसपी जो है आपका ये क्या होता है, नॉन जस्टिशिएबल होता है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होता है। अगर जो कोई भी गवर्नमेंट आइदर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह, तो वो अगर जो डीपीएसपी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या गाइडलाइंस दी गई हैं उनको अगर जो वो फॉर्मुलेट नहीं करती या फॉलो नहीं करती हैं, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंसी कोर्ट नहीं जा सकती, है ना, कि भाई फलाना गवर्नमेंट जो है इस फलानी चीज़ को नहीं ला सकती। देखिए, एक बहुत टाइम से एक पेंडिंग केस चल रहा है, केस कहेंगे बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आपका डीपीएसपी के अंदर मेंशन है आर्टिकल 44 के अंतर्गत। तो इस बेसिकली यूसीसी को, इस लॉ को गवर्नमेंट को लाना चाहिए, ये संविधान बनाने के टाइम पर ऐड किया गया था, बट स्टिल अभी तक इस पर कोई खास काम नहीं हो पाया है, या आप कह लीजिए कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया बट कोई अभी तक इसका फाइनल प्रारूप बनकर नहीं आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर लिमिटेशंस नहीं है कि भाई मतलब इसमें कोई कंपाइलेशन नहीं है कि भाई स्टेट को या गवर्नमेंट को यहाँ पर उस पर काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, डीपीएसपी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशन, डीपीएसपी कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाती किसी पर भी। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ही गलत हैं आपके, तो क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन के संबंध में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज, नो। देखिए, कोई भी ऐसा लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है, ठीक है, जो इन्फोर्स करे कि भाई कोई, देखिए मान लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर 11 ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं और उसमें ये लिखा गया है कि भाई आपको जो मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको गंदा नहीं करना है, उनकी संरक्षण करनी है बेसिकली, है ना, तो ये लिखा गया है, दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटी, बट दिस इज नॉट एनफोर्सेबल। अगर जो कोई गंदा कर रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि उठा के आप कोर्ट ले जाओगे कि भाई इसने गंदा किया, इसको पनिशमेंट दो। ठीक है, बट हाँ कुछ प्रोविजंस हैं अलग अलग, बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ें कोई इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, कि भाई कोई भी मतलब नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम का सम्मान सबको करना चाहिए, है ना, तो करना चाहिए वो ठीक है, बट कोई नहीं कर रहा है या कोई जैसे जब नेशनल एंथम बज रहा है तो वो खड़ा नहीं हुआ है प्रॉपरली या वो कहीं बातें कर रहा है, तो उसके लिए आप उसको कोर्ट नहीं ले जा सकते।
है ना। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर है, तो एनफोर्सेबल नहीं है ना। तो पहला तो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। इसके लिए एक कमेटी बनी थी, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम था वर्मा कमेटी, ठीक है। और वर्मा कमेटी ने क्या किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजंस को ढूंढ निकाला था जो कि ये कहते थे या ये कह लीजिए कि वो प्रोविजन ये इन्फोर्स करा सकते थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अगर जो कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको कोर्ट ले जाया जा सकता है। तो उन्होंने ऐसी प्रोविजंस को फाइंड किया था, बट उसके बाद प्रोविजंस तो उन्होंने फाइंड कर लिया, बट उस पर कोई खास काम नहीं हुआ उसके बाद, ठीक है। सेकंड है, दे आर को रिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज। अब देखिए को रिलेटेड, ठीक है, दिस लीगल ड्यूटीज के साथ भी इसका कोई खास रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सर्व करती हैं, मतलब सर्व एज अ रिमाइंडर। फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे काम कर रही हैं? एज अ रिमाइंडर की तरह काम करती हैं टू द सिटीजन्स, सिटीजन्स के लिए स्पेशली, और जब वो अपनी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए कोरिलेशन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का कोरिलेशन आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट्स के साथ में, ठीक है। बट कोई व्यक्ति अगर जो फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहा है तो उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो अप करे, ठीक है। ये एक एज अ रिमाइंडर की तरह काम करता है, कोई रिलेशन नहीं है इसका लीगल ड्यूटी के साथ में, ठीक है। सो दोनों ही गलत हैं, तो क्वेश्चन का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। Which of the following objective is not embedded in the preamble of the Constitution of India? कौन सी चीज़ जो है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल, उसके अंदर नहीं इंक्लूडेड है? तो उसके अंदर जो है इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करें अगर जो प्रियम्बल की, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रियम्बल, प्रियम्बल इज, देखो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पर, प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है, और इसे ड्राफ्ट किया गया था और मूव किया गया था किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या हुआ? अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट होने के बाद जब ये बन गया संविधान वगैरह, उसके बाद इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी, और वो अमेंडमेंट कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 42nd अमेंडमेंट 1976 को, और इस अमेंडमेंट के तहत आपके 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। वो वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज? देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया था 2-3 क्वेश्चन पहले, तो वहां पर हमने बात करी थी कि एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? फंडामेंटल राइट्स के बीच में और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में, ठीक है। अब देखिए सपोज आपका एक फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी प्लेस पर जाके घूम सकते हैं, है ना। मतलब कितने भी जो भी आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, एक्सेप्ट कुछ प्लेसेस एक्सेप्शन रखी गई है कुछ जगहों पे, उनको छोड़ के बात करें इन जनरल आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब कोई भी, आप सपोज हरियाणा में रहते हैं, आपको शिमला जाना है, यू कैन गो एंड इंजॉय द ट्रिप, ठीक है, आप घूम सकते हैं। बट साथ में ही आपका एक ड्यूटी है कि जब आप शिमला गए हैं तो वहाँ के जो प्लेसेस हैं उनको गंदा ना करें, है ना। वहाँ की जो दीवारें हैं उस पर आप, बहुत सारे लोग क्या करते थे, नाम वगैरह लिखाते थे, खुरचाते थे, तो वो सब चीज़ें ना करें। दीज आर द ड्यूटीज़। तो ये ड्यूटीज़ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है ना। अधिकार जो है वो जिम्मेदारी के साथ मिलता है, तो वही वाली बात यहाँ पर कही गई है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट रिलेशन जो है, तो राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। अब देखिए 9th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं, पार्लियामेंट को ये अधिकार है, और इसके तहत जो है
जो भारत का पहला अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, लागू होने के बाद, वो था 1951 के अंतर्गत। उस पहले अमेंडमेंट के तहत एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था, वो था आर्टिकल 31B। ठीक है, आर्टिकल 31B इंट्रोड्यूस किया गया था इन द 9th शेड्यूल में उसे डाला गया था। ठीक है, और इस अमेंडमेंट में, और इसके साथ में, मतलब बेसिकली ये तो बी था, इसके साथ में कौन सा अमेंडमेंट होगा, वो सॉरी आर्टिकल होगा, वो होगा 31A। तो ये दोनों बेसिकली 9th शेड्यूल में ऐड किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये इंट्रोड्यूस होते हैं बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द laws related to the agrarian reform and the abolishing of जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए या उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर चीज़ों को इस 31B वाले आर्टिकल को ऐड ऑन किया गया था। ठीक है, और 31B जो है वो एज अ शील्ड कर, बेसिकली शील्ड स्पेसिफिक लॉ था, और इन्हें शील्ड मतलब एक तरीके कवर की तरह काम करता था, बचाने का काम, है ना। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द वैलिडिटी ऑफ लॉ passed in the 9th schedule cannot be examined by the any court or no judgment can be made on it। देखिए इनिशियली जब ये बना था, ठीक है, उस टाइम पर तो यही चीज़ थी, बट एट प्रेजेंट की जब हम बात करें तो 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी आपके लॉज हैं वो 9th शेड्यूल के अंदर जो ऐड किए जाएंगे, दैट कैन बी क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट, उनको लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? बिकॉज अगर जो और इसके लिए उन्होंने स्पेशली डेट की मेंशन किया था, वो डेट थी आपके 24th ऑफ अप्रैल 1973। ठीक है, ये वही साल है जिस टाइम पर केशवानंद भारती केस चल रहा था आपका। ठीक है, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी लॉ अगर जो या कोई भी आर्टिकल आपका जाता है, ठीक है, तो दैट कैन बी क्वेश्चनेबल और दैट कैन बी कम इन द रिव्यू ऑफ द, बेसिकली वो आता है जुडिशियल रिव्यू के दायरे के अंदर आएगा। इफ वहां पर इफ कही गई थी चीज कि अगर जो वो चीज या वो लॉ पर्टिकुलरली वायलेट करता है किसको, बेसिक स्ट्रक्चर को, किसको वायलेट कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जो वायलेट कर रहा है तो उस चीज को चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट के अंदर। तो ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर हो जाती है गलत, है ना। तो पहली सही है, दूसरी गलत है। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2। Right to privacy. Right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution correctly and appropriately implies the above statement? इस statement को correctly और appropriately कौन बताता है, व्याख्यान करता है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 14 एंड प्रोविजंस अंडर द 42nd अमेंडमेंट, तो ये तो बात नहीं करेंगे यहाँ पर इसके बारे में। राइट टू प्राइवेसी आपका कौन से आर्टिकल के अंदर क्या आता है, दिस कम्स अंडर द, देखिए जो राइट टू प्राइवेसी की हम बात करें, इसे तो हम बाद में देखेंगे इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन को। अगर जो हम यहाँ बात करें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 21। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड इन द पार्ट 3। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए इसके लिए ना, इस राइट टू प्राइवेसी ये जो टर्म है बेसिकली ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बेसिकली जब संविधान बना था उस टाइम पर तो था नहीं, बाद में ये इंट्रोड्यूस किया गया था और बेसिकली एड ऑन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाय द गाइडलाइंस बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके ये 2007 के 17 के अंदर एक केस हुआ है। ठीक है, केस था बेसिकली ये केस था आपका के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केस था और इस केस के अंतर्गत ये डिक्लेयर किया गया था कि द राइट टू प्राइवेसी जो है इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द right to life and the personal liberty under article 21 and is a part of the freedom guaranteed by the part 3 of the constitution। ठीक है, this the ruling was outcome of the petition challenged the constitutional validity of the biometric identification system like आधार। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर एक केस हुआ था कि भाई आधार जो है वो आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, उसको आप पब्लिकली कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल रहा है या प्राइवेसी को हनन कर रहा है।
तो उस केस के अगेंस्ट में ये चीज़ें निकल कर आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले पूछा है अ बिल शेल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट इज कंटेन ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू द imposition, abolition, remission and alteration and regulation of any taxes. दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट वन। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है, आपको नॉट करेक्ट ढूंढना है, गलत स्टेटमेंट आपको फाइंड करनी है। Money bill has a provision for the custody of the Consolidated Fund of India and the Contingency Fund of India. This is also a correct one. Money bill is concerned with the appropriation of money out of the Contingency Fund of India. देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। आगे है भी देखते हैं क्यों गलत है। फोर्थ पॉइंट है आपका मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट वन। अब क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 110 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 110 का फर्स्ट पार्ट जो है आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि बिल इज सेड टू बी मनी बिल ओनली इफ इट डील्स विद द प्रोविजन आइदर रिलेटेड टू ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो डिफरेंट ऑफ मैटर्स मतलब किन किन बिंदुओं पर अगर जो बात करता है वो मनी बिल या उन बिंदुओं को अपने बिल के अंदर मेंशन है तो दैट विल कॉल्ड एज अ मनी बिल। अब वो बिंदु कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो होगा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है अबॉलिशन, रिमिशन एंड अल्टरेशन। एक तो पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, किसी भी टैक्स को रेगुलेट करने के लिए इस तरह की चीज़ें हों तो दैट विल कॉल्ड एज अ मनी बिल। उसके बाद बोरोइंग ऑफ मनी। ठीक है, बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस विल कम्स अंडर द मनी बिल। इसके बाद आता है कस्टडी ऑफ द बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दिस विल आल्सो द पार्ट ऑफ दैट वन। एंड यहाँ पर लिखा था कि मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नहीं, देखिए आउट ऑफ द यहाँ पर जो होगा अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपका कंटिजेंसी नहीं होगा। ये जो लाइन लिखी है ना कंटिजेंसी, ये गलत हो गई। इसकी जगह अगर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता देन इट विल बी द करेक्ट वन। तो एक तो ये बात हो गई। और डिक्लेयर करता है एनी एक्सपेंडिचर और चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीमेंट ऑफ द अमाउंट इन सच एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये आंसर जो है गलत होगा। आई मीन ऑप्शन नंबर सी होगा, ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी बिकॉज ऑफ द टर्म कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। In the Federation establishment by the Government of India Act 1935, residuary powers were given to these are given to the Governor General. Option B is the correct answer, Governor General of this particular area. ठीक है, so option B is the correct answer. Direct question है, which of the following are regarded as a main feature of the rule of law? रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं उसके मेन फीचर्स के बारे में बताया है, कौन से इनमें से मेन फीचर्स हैं करेक्ट बताना है आपको यहाँ पर। तो लिमिटेशन ऑफ द पावर ये आएगा आपका रूल ऑफ द लॉ के अंदर। इक्वलिटी बिफोर द लॉ इट विल ऑल्सो कम। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नो दिस इज नॉट कम्स अंडर द रूल्स ऑफ लॉ। लिबर्टी एंड द सिविल राइट्स, दीज थ्री विल कम। तो 1, 2 एंड 4, दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब क्यों होगा, देखिए यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है इसके बेसिकली 3 मीनिंग्स हैं या 3 टर्म्स के मीनिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक होगा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, है ना, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या कहता है, ये बेसिकली पहला मीनिंग है जो रूल ऑफ लॉ को उसके बारे में थोड़ा सा बताता है। वो ये कहता है कि नो मैन इज अ पनिशेबल। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शन दी गई हैं कुछ केसेस के अंदर कि भाई अगर जो वो एक अलग लेवल का अपराधी हो या अलग लेवल का उसने कोई क्राइम किया हो, इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात की गई है कि जिसका सेकंड मीनिंग है यहाँ पर, और वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है, सभी लोग लॉ के अंदर आएंगे, आइदर फॉर द अपर कास्ट, लोअर कास्ट और एनी पर्सन। ठीक है, एंड द रूल ऑफ लॉ जो है एड करता है एडवांसिंग एंड प्रोटेक्टिंग द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन द फ्री सोसाइटी के बारे में।
ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which part of the Constitution of India declares as an ideal of the welfare state? तो welfare state हमने कई बार बात करी है, तो this will comes under the provision of the directive principle of state policy। ठीक है, DPSP के अंतर्गत हम बात करते हैं welfare state के बारे में। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन ही हो गया एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता बेसिक स्ट्रक्चर को इन टर्म्स ऑफ दिस वन। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई। जब हम बात कर रहे हैं और बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये आपका केशवानंद भारती, के भी लिख देता हूँ, के बी केस, केशवानंद भारती केस जो 1973 को हुआ था, उसके अंतर्गत, ठीक है, और ये टर्म जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्वाइन किया था बेसिकली। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की थी वैलिडिटी इसकी 24th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1971 का था। ठीक है, और ये कहता है कि, ठीक है, मतलब इट रूल्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये सिंपली ये कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस टाइम पर कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अमेंड करती है आर्टिकल 368 के तहत, कि भाई पार्लियामेंट जो है 368 के तहत अमेंडमेंट करके कुछ भी अमेंड नहीं कर सकती है ना, मतलब मनमर्जी वाला काम नहीं चलेगा। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी थी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई। अगली स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड प्रिजर्व द आइडियल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। देखिए, यहाँ पर सिटीजन्स की लिबर्टी से रिलेटेड सेफगार्ड करने के लिए जुडिशियल रिव्यू को नहीं डाला गया था, है ना। दिस इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है एक पावर को, दिस इज बेसिकली जुडिशियल रिव्यू जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बेसिकली अ जुडिशरी। जुडिशरी की पावर है कि वो एग्जामाइन कर सकती है किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट को। जो लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट या पार्लियामेंट ने या विधान परिषद या विधायिका ने जो भी लॉज बनाए हैं उसकी वैधता को वैलिडेट करने के लिए, उसकी कानूनी या बेसिकली संवैधानिक मान्यता को चेक करने का जो अधिकार है वो यहाँ पर बात कही गई है, ना कि पर्टिकुलर सिटीजन्स को। नहीं, सिटीजन्स के लिए बेनिफिट है बट डायरेक्टली यहाँ पर सिटीजन्स को बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी गलत हो जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोविजंस है जुडिशियल रिव्यू का, ये इसलिए था कि मेंटेन करना है बैलेंस ऑफ फेडरलिज्म, जो पहला टर्म था वहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ फेडरलिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, फंडामेंटल फ्रीडम गारंटीड टू द सिटीजन्स, उनके बारे में। ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डज नॉट एक्सप्रेस एनी ग्रांट द कोर्ट ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो ऑप्शन बी इज, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू इज द करेक्ट वन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, देखिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का कैसा है, तो देखिए यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज अ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। अब प्रीएम्बल जो है भारत का अभिन्न हिस्सा तो है बट वो इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं करता है ना, उसका कोई इंडिविजुअली रोल नहीं है, बट इट विल लाइक प्रीफेस और प्रेफरेंस, जैसे आप बुक पढ़ते हैं कोई, तो उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कि वो बता देता है कि भाई बुक के अंदर जो कंटेंट लिखा गया है वो किस बारे में बात करता है, उसका संदर्भ क्या है, तो वो एक तरीके से वैसे काम करता है, बट इसका कोई लीगल एस्पेक्ट या कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्क इसका कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं
प्रीएम्बल की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है या नहीं है। जब ये टर्म हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। तो एक केस हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, केशवानंद भारती केस। उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि प्रीएम्बल इज सर्टेनली अ पार्ट ऑफ, डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट अ ऑपरेटिव पार्ट। देखिए दो टर्म यहाँ पर हुए, एक है सर्टेनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट दिस इज नॉट अ ऑपरेटिव पार्ट, ठीक है, ऑपरेटिव पार्ट नहीं है, और कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोविजन, ठीक है। द लॉ कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीएम्बल अलोन, मतलब कोई भी लॉ को प्रीएम्बल के बेसिस पे सिर्फ अवॉइड, मतलब वो नल एंड वॉइड वाला केस नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल था फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर और नॉट द प्रोहिबिशन, मतलब ये ना ही पावर देता है ना ही उस पावर को रोकता है, मतलब एक न्यूट्रल है, आराम से पढ़ा है ना। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा एक टर्म रॉ एलिमेंट, साइंस में एक टर्म है, केमिस्ट्री में बात करूं, रॉ एलिमेंट, तो वो कौन सा होता है, वो होता है आपका हाइड्रोजन। ये कहीं भी घूमता रहता है, किसी के साथ भी जुड़ जाता है, तो वही वाला काम यहाँ पर इसका है, और एक नॉन जस्टिशिएबल है, और इसके प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ इन द कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। With reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statement is correct or is or are correct, ठीक है। तो मतलब हम बात कर रहे हैं पार्ट 4 दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीपीएसपी की, ठीक ठीक है। तो डीपीएसपी से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है या क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है आपकी, पहली जो स्टेटमेंट है, देयर शेल बी इन्फोर्सेबल बाय द लॉ और कोर्ट, नो, इन्फोर्सेबल तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। दे शेल बी, they shall not be enforceable by any court, this one is correct one. The principle laid down in this part are the influences to make the laws by the state, बिल्कुल सरकार को, स्टेट का मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, अब वो गवर्नमेंट आपकी स्टेट की हो या सेंटर की हो, तो उनको इन्फ्लुएंस करेगी या उनको गाइडलाइन करेगी या आपको उनको बेसिकली पाथ फाइंडर की तरह बेसिकली काम कर सकती है, ठीक है। तो वो रहेगा आपका यहाँ पर, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। थर्ड करेक्ट है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 and 3, ठीक है। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Most appropriate definition of liberty की जब हम बात कर रहे हैं, so this will get the sufficient opportunity to develop oneself, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होगा अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द वन सेल्फ फुल्ली, ठीक है, एक को कम्प्लीटली डेवलप करने के लिए आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं थी, ठीक है। तो दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।